हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा जीके का सब्जेक्ट चल रहा था और जीके की 5 क्लासेस अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक वो लास्ट क्लास है हमारी जिसमें हम एमपी की मैराथन पढ़ेंगे, क्योंकि एमपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ जीके भी इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से कम एक ही क्लास हमारे 7 से 8 प्रश्न आ सकते हैं 15 में से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। पहले हम इस क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ स्टूडेंट्स? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। फिर बात आती है मध्य प्रदेश का फिर से गठन कब हुआ, दोबारा गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 1 नवंबर को ही क्या बनाते हैं, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया था? 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का क्या, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया कितना है। तो मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? मध्य प्रदेश का एरिया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के कुछ और इंपॉर्टेंट नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश को ही हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को ही दलहन प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को दलहन प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि दलहन का सबसे अधिक उत्पादन ही क्या होता है? मध्य प्रदेश में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश, यानी कि सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को ही लघु भारत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ही लघु भारत भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश को क्या कहता है? बाघ प्रदेश, टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को ही बाघ प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक स्टूडेंट, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। नदियों का मायका किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब बात करें शेप, मध्य प्रदेश का आकार की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का आकार कैसा है? अगर आकार की बात करें तो मध्य प्रदेश का शेप कैसा, आकार कैसा? आयताकार। मध्य प्रदेश का शेप कैसा? आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर। मध्य प्रदेश का आकार कैसा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। कैसा है? बैठे हुए ऊंट की तरह है। कैसा है? बैठे हुए ऊंट की तरह, लाइक अ सिटिंग कैमल, लाइक अ सिटिंग कैमल। मध्य प्रदेश का आकार कैसा है? आयताकार, और कैसा है? बैठे हुए ऊंट की तरह, लाइक अ सिटिंग कैमल। अब बात करें मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मध्य प्रदेश किसका भाग है? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है। मध्य प्रदेश में कितने जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पे? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी सीटें?
तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें बात करें तो 230 सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, 230 सीटें। लोकसभा की सीट कितनी है मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29 लोकसभा की सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 29 है, कितनी है, 29 है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, 11। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक और बात याद रखनी, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या, मतलब ऐसे कितने राज्य मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगे, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए। ये हमने एमसीक्यू सीरीज में भी देखा था, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं। आपको एमसीक्यू सीरीज भी देखनी है ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। उसमें हमने एक एक क्वेश्चन को जो पढ़ा है ना, अच्छी गहराई से डिस्कस करा है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको भी आपको देखना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बना पाए। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या है 5। 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो कौन कौन से आपको वो भी याद होना चाहिए। तो कौन कौन से लगते हैं, एक लगता है यूपी, ठीक है, एक लगता है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, एक लगता है महाराष्ट्र, कौन सा लगता है, महाराष्ट्र, एक लगता है गुजरात, एक लगता है गुजरात, और एक लगता है राजस्थान। तो ये 5 राज्य क्या लगते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, यहीं से कितने क्वेश्चन बन गए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एमपी से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही सही। और यदि आप इस क्लास को देख लेते तो आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अब राजकीय पशु की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल की बात करें तो कौन सा स्टूडेंट? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा यानी कि स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर कौन सा है? बारहसिंगा यानी कि स्वैम्प डियर। इसी को साइंटिफिक नेम रहता है रूसरवस डुआउसेली। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? रूसरवस डुआउसेली। नोट कर सकते हो आप करना चाहते हो तो। साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका रूसरवस डुआउसेली, ठीक है स्टूडेंट। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, स्टेट फिश, राज्य की मछली कौन सी है? स्टेट फिश कौन सी है? तो स्टेट फिश है महाशीर। स्टेट फिश कौन सी है? महाशीर, है ना। महाशीर को वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य की मछली कौन सी है? महाशीर, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। सॉरी। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष मतलब कि स्टेट ट्री, स्टेट ट्री कौन सा? स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष कौन सा? तो राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद यानी कि बैनियान, बैनियान ट्री, ठीक है स्टूडेंट। राजकीय वृक्ष है बरगद, बैनियान ट्री। राजकीय पुष्प कौन सा है मतलब कि स्टेट फ्लावर कौन सा है? राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर कौन सा है? सफेद लिली, व्हाइट लिली। कौन सा है? सफेद लिली, सफेद लिली। इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिमम, ठीक है, लिलियम कैंडिमम। अब ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय नदी कौन सी है? स्टेट रिवर, स्टेट रिवर कौन सी है? तो स्टेट रिवर है हमारी नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। कौन सी है? राजकीय नदी है नर्मदा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड, राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कौन सा है? तो स्टेट बर्ड है दुधराज, या इसको शाह बुलबुल भी कहते हैं। दुधराज भी कहते हैं इसको, शाह बुलबुल भी इसी को कहते हैं, और इसी को एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर भी कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है।
राजकीय पक्षी कौन सा है? दुधराज शाहबुल। इसी को एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी? स्टेट क्रॉप कौन सी? स्टेट क्रॉप राजकीय फसल। तो राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजकीय फल कौन सा है? स्टेट फ्रूट। स्टेट फ्रूट कौन सा है? तो स्टेट फ्रूट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल स्टेट फ्रूट है आम, मैंगो। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम, मैंगो। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा? स्टेट स्पोर्ट। स्टेट स्पोर्ट, ठीक है, स्टेट गेम, स्टेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मलखंब। कौन सा है? स्टेट गेम कौन सा है? मलखंब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंब। और मध्य प्रदेश को राजकीय मलखंब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 9 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल घोषित किया गया। मल्लखंब को राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 9 अप्रैल 2013 को मल्लखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। राजकीय गान कौन सा स्टूडेंट? राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। और कब इसको मेरा मध्य प्रदेश को राजकीय गान कब घोषित किया गया? 26 जुलाई 2011 को इसको राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश को राजकीय गान घोषित किया गया। मेरा मध्य प्रदेश को राजकीय गान कब घोषित किया गया? ये स्टेट एंथम कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। राजकीय गान स्टेट एंथम, स्टेट एंथम कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। इसका शीर्षक है कौन सा? आता है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये लाइन की कुछ शुरुआती ये मतलब राजकीय गान की शुरुआती लाइन है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके रचयिता कौन है? मेरा मध्य प्रदेश के रचयिता कौन है? आपसे पूछ सकते। तो रचयिता कौन है इसके? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, ठीक है। महेश श्रीवास्तव क्या है इसके रचयिता? ये आपको बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। मेरा मध्य प्रदेश के रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव क्या है इसके रचयिता, इसके ऑथर है। राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश के रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव इसके रचयिता। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसको संगीत किसने दिए? इसके सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव ने इसको संगीत दिए। म्यूजिक कंपोजर कौन है इसके? सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव क्या है इसके म्यूजिक कंपोजर। और इसको गाया किसने? इसको गाया है शान। इसके सिंगर कौन है? शान। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मेन बात तो यही याद रखनी है, मेरा मध्य प्रदेश राजकीय गान है और इसके रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो कि इसके म्यूजिक कंपोजर कौन है? आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा। सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव इसके क्या है? कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर। इन्होंने म्यूजिक दिए। इसको गाया किसने? सिंगर कौन है इसका? शान ने इसको गाया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारी आगे की क्लास। तो मध्य प्रदेश में कुछ स्टेडियम है उनको हम देखते हैं। कुछ प्रमुख क्या है स्टेडियम, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम को हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। कहाँ है रूप सिंह स्टेडियम? मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। अगर बात करें तो इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है? इंदौर में की बात करें तो इंदौर में नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे स्टूडेंट? नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। फिर बात करते हैं होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। होलकर स्टेडियम भी कहाँ पे है? इंदौर में। अभय खेल प्रशाल, अभय खेल प्रशाल स्टेडियम कहाँ पे? इंदौर में। अभय खेल प्रशाल कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है स्टूडेंट। ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? तो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे स्टूडेंट? ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे? ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम का स्टूडेंट, तो तात्या टोपे स्टेडियम भी कहाँ पे? भोपाल। तात्या टोपे स्टेडियम भी कहाँ पे? भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है स्टूडेंट। फिर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे? एमपी में। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भी है
भोपाल। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भी कहाँ पे है? ये भोपाल में। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पे? ये है जबलपुर में। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पे? ये है जबलपुर में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम का स्टूडेंट, तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पे? ये है रीवा में। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत स्टेडियम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना है कुछ। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश में एकेडमी का, अकादमी का इंपॉर्टेंट एकेडमी हम देखते हैं, अकादमी देखते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? अकादमी ग्वालियर में। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ग्वालियर में। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है ग्वालियर में। मलखम एंड जिम्नास्टिक, मलखम एंड जिम्नास्टिक एकेडमी कहाँ है? दोनों ही एकेडमी है उज्जैन में। मलखम एकेडमी है उज्जैन में और जिम्नास्टिक एकेडमी भी कहाँ पे? उज्जैन में। तो मलखम हमारा राजकीय खेल है, अभी हमने पढ़ा है मलखम हमारा क्या है? राजकीय खेल है। तो ये बात आपको याद रखना कि मलखम एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में, ये बात आपको याद रखनी। टेबल टेनिस एकेडमी, टेबल टेनिस एकेडमी कहाँ है? इंदौर में। टेबल टेनिस एकेडमी कहाँ है? इंदौर में। कुछ एक भोपाल में 2-4 एकेडमी इनको यार, भोपाल में ही क्या है? शूटिंग एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में। तैराक एकेडमी है भोपाल में। एथलेटिक्स एकेडमी है भोपाल में। और मार्शल आर्ट एकेडमी भी कहाँ पे? ये भोपाल में। जबलपुर में भी कुछ एकेडमीज है। वेट लिफ्टिंग एकेडमी कहाँ पे? जबलपुर में। साइकिलिंग एकेडमी कहाँ पे? जबलपुर में। और तीरंदाजी एकेडमी भी कहाँ पे? ये भी जबलपुर में। ठीक है स्टूडेंट, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है? मतलब कि अखबारी कागज कारखाना कहाँ है? तो यह है नेपाल नगर में। न्यूज प्रिंट कारखाना, अखबारी कागज कारखाना कहाँ पर? ये नेपाल नगर। न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ पे? नेपाल नगर में, है ना। न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है? नेपाल नगर में। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? ये सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी कहाँ छपती है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है देवास में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा? इटारसी। और इटारसी कहाँ पे? होशंगाबाद में। इटारसी कहाँ पे? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है स्टूडेंट? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी को ही क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। पंचमढ़ी को ही क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। देखो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम गवर्नर कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी क्या? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ही क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ एमपी। लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? तो लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। अगर एमपी में कितनी, एमपी की बात करते हैं, एमपी में इसकी कुल लंबाई है 1075 किलोमीटर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5th सबसे बड़ी नदी है। भारत की बात करें तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। अब हम देखते हैं शहरों के उपनाम। कुछ प्रमुख शहर है, उनके कुछ उपनाम है, वो हमको ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं शहरों के उपनाम। भोपाल, देखो भोपाल को क्या कहा जाता है? भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। भोपाल को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर कहा जाता है। इंदौर की बात करें तो इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है। इसके अलावा अहिल्या नगरी भी किसको कहा जाता है? इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश की क्या है? खेल राजधानी है ना, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी यानी स्पोर्ट्स कैपिटल है, व्यवसायिक राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल भी इंदौर ही है, और आर्थिक राजधानी भी कौन है? इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल भी कौन है? इंदौर है। तो इंदौर के से संबंध में क्या है? एक तो भोपाल, भोपाल से संबंध दिया था झीलों का शहर भोपाल। फिर देखिए मध्य प्रदेश का मुंबई, इंदौर। अहिल्या नगरी, इंदौर। खेल राजधानी, स्पोर्ट्स कैपिटल कौन है? मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, राजधानी नहीं बोला, राजधानी तो भोपाल है, खेल राजधानी स्पोर्ट्स कैपिटल इंदौर। व्यावसायिक राजधानी यानी कमर्शियल कैपिटल, व्यावसायिक राजधानी कमर्शियल कैपिटल इंदौर। आर्थिक राजधानी इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल भी कौन है? इंदौर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात इंदौर से संबंधित आपको याद रखनी। अब देखते हैं ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर को कहते हैं तानसेन नगरी। तानसेन नगरी किसको कहते हैं? ग्वालियर को कहते हैं तानसेन नगरी, ग्वालियर। पूर्व का जिब्राल्टर, ग्वालियर। और संगीत का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट, संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक या संगीत नगरी किसको कहते हैं? ग्वालियर को ही संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक या संगीत नगरी किसको कहते हैं? ग्वालियर को कहते हैं, ग्वालियर को कहते हैं। रीवा, रीवा को क्या कहते हैं? सफेद शेरों की भूमि। सफेद शेरों की भूमि किसको कहते हैं? रीवा को। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहते हैं। ठीक है, सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहते हैं। और अपन ने पढ़ा था क्लास में व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पे है? मुकुंदपुर में है व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक है, सफेद बाघ सफारी कहाँ है? मुकुंदपुर में, वो याद रखना है। लेकिन यहाँ पे याद रखो, इसलिए सारी क्लास आपको देखनी है। सफेद शेरों की भूमि रीवा, सफेद शेरों की भूमि किसको कहते हैं? रीवा को कहते हैं। भोजनगरी, भोजनगरी किसको कहते हैं? धार को क्या कहते हैं? भोजनगरी। भोजनगरी किसको कहते हैं? धार को कहते हैं। धार को क्या कहते हैं? भोजनगरी। कटनी, कटनी को क्या कहते हैं? चूना नगरी। कटनी को क्या कहते हैं? चूना नगरी। चूना नगरी किसको कहते हैं? कटनी को कहते हैं। चूना नगरी, कटनी। इसके बाद हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कौन सा स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ है सिवनी। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी। पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी क्या है? पर्यटकों का स्वर्ग। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग कौन है? पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी कौन है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन है? पंचमढ़ी। क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ सतपुड़ा है पंचमढ़ी। क्वीन ऑफ सतपुड़ा पंचमढ़ी, ये बात आपको याद रखनी। ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल कौन है? मध्य प्रदेश का समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है स्टूडेंट्स। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय यानी कि खुशियों का शहर, खुशियों का शहर। तो सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर किसको कहते हैं? मांडू को कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर किसको कहते हैं? मांडू को कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर मांडू। महलों की नगरी भी किसको कहते हैं? मांडू को। और मांडू कहाँ है? धार में। महलों की नगरी मांडू को। डायमंड सिटी, डायमंड शहर किसको कहते हैं? डायमंड सिटी भी किसको कहते हैं? पन्ना को डायमंड सिटी कहते हैं। ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है? एनर्जी कैपिटल कौन है? सिंगरौली। एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा राजधानी कौन है? सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल सिंगरौली। गंजेड़ियों का स्वर्ग, गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको कहते हैं? बुरहानपुर को क्या कहते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग। बागियों का गढ़, बागियों का गढ़ किसको कहते हैं? भिंड में रहने वाले कहते हैं बागियों का गढ़। जबलपुर, जबलपुर क्या सांस्कृतिक राजधानी है? जबलपुर क्या सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। कल्चरल कैपिटल कौन है? कल्चरल कैपिटल कौन है? कल्चरल कैपिटल है जबलपुर है। कल्चरल कैपिटल कौन है? जबलपुर। जबलपुर में ही देखो, जबलपुर में एक जगह भेड़ाघाट, जबलपुर पर्टिकुलर जगह है जबलपुर के अंदर भी भेड़ाघाट, उसको क्या बोलते हैं? मार्बल सिटी।
और यहाँ संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट। मार्बल सिटी यहाँ संगमरमर की नगरी क्या भेड़ाघाट है, जो कि क्या यहाँ पे जबलपुर में। जबलपुर ऑप्शन में आया था, जबलपुर टिक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, भेड़ाघाट क्या है, मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी। खरगोन, खरगोन, खरगोन को क्या बोलते हैं, सुनहरे जिले, सुनहरा जिला। सुनहरा जिला कौन है, खरगोन। खरगोन क्या है, सुनहरा जिला, सुनहरा जिला, सुनहरा जिला कौन है, खरगोन। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले फेयर्स की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले फेयर्स की बात कर लेते हैं। नागाजी मेला, तो नागाजी मेला का लगता है स्टूडेंट, तो नागाजी मेला लगता है पोरसा मुरैना में। नागाजी मेला का लगता है, नागाजी मेला लगता है पोरसा मुरैना में। नागाजी मेला पोरसा मुरैना में लगता है, कहाँ लगता है, पोरसा मुरैना में। सनकुआ मेला, सनकुआ मेला का लगता है दतिया में। सनकुआ मेला का लगता है दतिया में। सनकुआ मेला का लगता है दतिया में। रामराज सरकार मेला, रामराज सरकार मेला का लगता है ओरछा में। रामराज सरकार मेला का लगता है स्टूडेंट ओरछा में लगता है रामराज सरकार मेला। ओरछा, ओरछा किस जिले में आता है, तो ओरछा आता है निवाड़ी में। ओरछा आता है निवाड़ी जिले में आता है रामराज सरकार मेला, ओरछा। जल विहारी मेला, जल विहारी मेला का लगता है छतरपुर में। जल विहारी मेला लगता है छतरपुर, और छतरपुर कहाँ पे आता है, ये खजुराहो में आता है। छतरपुर कहीं में आता है, खजुराहो में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, ये छतरपुर में आता है। कहाँ आता है, छतरपुर में आता है। जल विहारी मेला कहाँ है, लगता है छतरपुर में। जल विहारी मेला छतरपुर। महामृत्युंजय मेला, ठीक है, महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है, रीवा में। जल विहारी मेला छतरपुर, महामृत्युंजय मेला रीवा में। महामृत्युंजय मेला का लगता है रीवा में। महामृत्युंजय मेला का लगता है रीवा में। चंडी माता मेला, चंडी माता मेला का लगता है ये सीधी में। चंडी माता मेला का लगता है स्टूडेंट, तो चंडी माता मेला लगता है सीधी में। चंडी माता मेला लगता है सीधी में। बरमान का मेला, बरमान का मेला का लगता है, तो बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। बरमान का मेला का लगता है स्टूडेंट, बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में। मठ गोगरा मेला, मठ गोगरा मेला का लगता है स्टूडेंट, मठ गोगरा मेला लगता है सिवनी में। मठ गोगरा मेला लगता है सिवनी में। गोटमार का मेला, गोटमार मेला इसी को बोलते हैं पत्थर मेला, ये का लगता है छिंदवाड़ा में। गोटमार मेला या पत्थर मेला का लगता है छिंदवाड़ा में लगता है। कान्हा बाबा मेला, कान्हा बाबा मेला का लगता है सोडलपुर हरदा में। कान्हा बाबा मेला का लगता है सोडलपुर हरदा में लगता है। ठीक है, भूतों का मेला, तो भूतों का मेला का लगता है, तो भूतों का मेला लगता है बैतूल में। भूतों का मेला का लगता है बैतूल में लगता है भूतों का मेला। शहाबुद्दीन औलिया, शहाबुद्दीन औलिया के नाम पे एक मेला लगता है, वो का लगता है नीमच में लगता है। संत सिंगाजी मेला, संत सिंगाजी मेला का लगता है, संत सिंगाजी मेला लगता है खंडवा जिले। संत सिंगाजी मेला का लगता है खंडवा में। ठीक है स्टूडेंट, कालूजी महाराज मेला, कालूजी महाराज मेला का लगता है खरगोन में। कालूजी महाराज मेला का लगता है खरगोन में। बाबा गरीबनाथ मेला, तो बाबा गरीबनाथ मेला का लगता है, तो बाबा गरीबनाथ मेला लगता है शाहजहांपुर में। बाबा गरीबनाथ मेला का लगता है ये शाहजहांपुर में। धामोनी उर्स, धामोनी उर्स मेला का लगता है, ये लगता है सागर में। धामोनी उर्स का लगता है सागर में लगता है। बांधकपुर मेला, बांधकपुर मेला का लगता है, ये लगता है दमोह में। बांधकपुर मेला का लगता है ये दमोह में, है ना। भगोरिया मेला का लगता है अलीराजपुर झाबुआ में। भगोरिया मेला का लगता है अलीराजपुर झाबुआ में लगता है। क्या लगता है ये, अलीराजपुर झाबुआ में ये लगता है। अब हम आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रमुख मंदिर। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर टेम्पल्स के बारे में हम देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। भोजपुर शिव मंदिर, जो भोजपुर शिव मंदिर है ये कहाँ पे स्टूडेंट, तो भोजपुर शिव मंदिर है रायसेन में। भोजपुर शिव मंदिर है रायसेन में। इसी को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। मध्य भारत का सोमनाथ किसको कहते हैं, भोजपुर शिव मंदिर को। ये कहां पर है, रायसेन में। ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ है, खंडवा में। ओमकारेश्वर मंदिर का खंडवा में। जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से ही क्या है, ये एक है ओमकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सी है, ओमकारेश्वर। ठीक है स्टूडेंट, ये खंडवा में। शारदा माता मंदिर, शारदा माता मंदिर कहां पर है, मैहर में। शारदा माता मंदिर कहाँ है, मैहर में।
तेली का मंदिर। तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर किले में है। और सहस्त्रबाहु या सास बहू का मंदिर, ये दोनों ही कहाँ है? ग्वालियर किले में। तो ग्वालियर किले में दो इंपोर्टेंट मंदिर है, एक तेली का मंदिर और एक सहस्त्रबाहु या सास बहू का मंदिर। कहां पर? ये ग्वालियर किले में। राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर यानी कि यहाँ राम भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा मंदिर कहाँ है? ये निवाड़ी में। निवाड़ी में कहाँ पे? निवाड़ी में ओरछा में। निवाड़ी में कहाँ पे? ओरछा में। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पे? निवाड़ी ओरछा में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राम राजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? निवाड़ी जिले में। कहाँ पर? ये ओरछा में। नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर कहाँ है? ये पन्ना में। नचना कुठार मंदिर कहाँ पे स्टूडेंट? है पन्ना में। कहाँ पे? ये पन्ना में। ये कहाँ? पन्ना में, अजयगढ़ के समीप, अजयगढ़ के पास में। पन्ना में कहाँ पे? अजयगढ़ के पास में। नचना कुठार मंदिर पन्ना में। एरण का विष्णु मंदिर। एरण का विष्णु मंदिर का स्टूडेंट, तो एरण का विष्णु मंदिर है सागर में। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो एरण का विष्णु मंदिर है सागर में। एरण कहाँ पे स्टूडेंट? सागर। ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर है कटनी जिले में। तिगवा का विष्णु मंदिर का कटनी में। ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा का विष्णु मंदिर है कटनी में। कहाँ पे है? कहाँ पे? ये कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे? कटनी में। काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। तिगवा का विष्णु मंदिर है कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? कटनी में। ठीक है। काल भैरव मंदिर, तो काल भैरव मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। काल भैरव मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। काल भैरव मंदिर उज्जैन में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? कटनी में। ठीक है। काल भैरव मंदिर कहाँ है? काल भैरव मंदिर है उज्जैन में। काल भैरव मंदिर कहाँ पे है? काल भैरव मंदिर है उज्जैन में। ठीक है। काल भैरव मंदिर है उज्जैन में। तिगवा का विष्णु मंदिर है कटनी में। कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? कटनी में। कटनी शहर में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? कटनी शहर में। ठीक है। हरसिद्धि मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में। मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। और गढ़काली का मंदिर भी कहाँ पे है? उज्जैन में है। उज्जैन में एक बहुत ही फेमस मंदिर महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। ये क्या है? उज्जैन में। उज्जैन में ही क्या है? महाकालेश्वर मंदिर। तो ये भी मध्य प्रदेश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर भी क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है? मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की बात करें, ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की बात करें तो कितनी है? दो। कितनी है? दो। एक है ओमकारेश्वर। एक क्या है? ये ओमकारेश्वर। देखो यहाँ एक ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में, और एक है महाकालेश्वर जो कि कहां पर है? उज्जैन में। महाकालेश्वर कहां पे है? उज्जैन में। महाकालेश्वर कहां है? उज्जैन में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट? ये भारत का एकमात्र दक्षिण ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सी है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका मुख किसकी ओर है? दक्षिण की ओर है। तो भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। खजराना गणेश मंदिर इंदौर, कांच मंदिर इंदौर, अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर, और बड़ा गणपति मंदिर भी कहा? इंदौर में। ये सभी मंदिर का इंदौर में फेमस है। बीजासन माता मंदिर सलकनपुर सीहोर में। बीजासन माता मंदिर का? सलकनपुर सीहोर में। भूमरा का शिव मंदिर सतना में। कलरिया महादेव मंदिर खजुराहो, चतुर्भुज, इसी को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। कहाँ है? खजुराहो छतरपुर में। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो छतरपुर में। ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ये खजुराहो छतरपुर में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी खजुराहो छतरपुर। ये है प्रमुख मंदिर है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भोजपुर शिव मंदिर रायसन में। मध्य भारत का सोमनाथ। ओमकारेश्वर मंदिर ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये भी है। और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, एक ओमकारेश्वर एक महाकालेश्वर। ओमकारेश्वर खंडवा में। शारदा माता मंदिर मैयर में। तेली का मंदिर या सहस्त्रबाहु सास बहू का मंदिर का एक ग्वालियर किले में, दोनों ही है। राम राजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर निवाड़ी जिला है, और निवाड़ी जिले में कहाँ पे? ओरछा में।
नचना कुठार मंदिर पन्ना अजयगढ़ के समीप में है ना। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है? सागर में। एरण का विष्णु मंदिर सागर में, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? ये कटनी शहर में। तिगवा का विष्णु मंदिर है कटनी शहर में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? कटनी शहर में। काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। काल भैरव मंदिर उज्जैन में। हरिसिद्धि मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? उज्जैन में, ठीक है। गढ़कालिका मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। गढ़कालिका मंदिर भी कहाँ पे स्टूडेंट? तो गढ़कालिका मंदिर भी है उज्जैन में, ठीक है। खजराना गणेश मंदिर कहाँ है? इंदौर में। कांच मंदिर इंदौर में। अन्नपूर्णा मंदिर भी कहाँ है? इंदौर में। बड़ा गणपति मंदिर भी कहाँ है? इंदौर में, ठीक है स्टूडेंट। बिजासन माता मंदिर, बिजासन माता मंदिर कहाँ है? सलकनपुर सीहोर में कहाँ है? बिजासन माता मंदिर है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? सतना में। कंदरिया महादेव मंदिर, इसी को चतुर्भुज मंदिर भी बोलते, कहाँ है? खजुराहो छतरपुर में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो छतरपुर में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है? खजुराहो छतरपुर में। और एक बात याद रखना, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, जो कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख महल और किले। मध्य प्रदेश में प्रमुख महल कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से किले प्रमुख है, अब देखते हैं हम। गुजरी महल, तो गुजरी महल कहाँ पे स्टूडेंट? तो गुजरी महल है ग्वालियर में। गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल है ग्वालियर में। इसके बाद देखते हैं जहाज महल, जहाज महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, दाई का महल, अशरफी महल कहाँ है? ये सभी कहाँ है? मांडू में। ये सभी महल कहाँ है? मांडू में। कौन कौन से महल? देखो गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। गुजरी महल ग्वालियर में। गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। इसके अलावा बात करें जहाज महल, जहाज महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, दाई महल, अशरफी महल, ये सभी कहाँ पे स्टूडेंट? ये सभी मांडू में। कहाँ पर है? ये मांडू में। मदन महल बहुत इंपॉर्टेंट, मदन महल कहाँ स्टूडेंट? जबलपुर में। मदन महल कहाँ है? जबलपुर में। तो मदन महल कहाँ आता है स्टूडेंट? जबलपुर में आता है मदन महल। इसके बाद देखिए हवा महल, हवा महल कहाँ है? चंदेरी। नवखंडा महल कहाँ है? चंदेरी। तो दोनों ही महल कहाँ है? चंदेरी में। हवा महल और नवखंडा महल चंदेरी में है। और चंदेरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो चंदेरी आता है अशोकनगर में। अशोकनगर में। चंदेरी किस में आता है? अशोकनगर में। हवा महल और नवखंडा महल चंदेरी में। और चंदेरी कहाँ आता है स्टूडेंट? अशोकनगर जिले में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है चंदेरी का किला कहाँ पे? अशोकनगर में होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है चंदेरी का किला कहाँ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको पता है ना चंदेरी अशोकनगर में, तो आपको अशोकनगर टिक कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। सतखंडा महल, सतखंडा महल कहाँ है? दतिया में। सतखंडा महल कहाँ है? तो सतखंडा महल है दतिया में। सतखंडा महल है दतिया में। अब देखते हैं आगे खरबूजा महल। खरबूजा महल कहाँ है स्टूडेंट? तो खरबूजा महल कहाँ है? खरबूजा महल धार जिले में। खरबूजा महल कहाँ है? धार जिले में। इसके बाद देखिए भगेलन महल, भगेलन महल, तो भगेलन महल कहाँ है स्टूडेंट? तो भगेलन महल है मंडला में। भगेलन महल कहाँ पे? भगेलन महल मंडला में। जहांगीर महल, जहांगीर महल कहाँ है स्टूडेंट? जहांगीर महल ओरछा में। जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीर महल होता है ओरछा में। जहांगीर महल कहाँ पे है? तो जहांगीर महल ओरछा में। जय विलास महल, जय विलास महल, जय विलास महल का स्टूडेंट? जय विलास महल यहाँ पैलेस भी आता है, तो जय विलास महल या पैलेस कहाँ है? ये ग्वालियर में। ये बात आपको ध्यान रखना है, जय विलास महल या पैलेस कहाँ है? ग्वालियर में। कलियादेह महल, कलियादेह महल कहाँ पे? कलियादेह महल है उज्जैन में। कलियादेह महल कहाँ है? उज्जैन में है। कलियादेह महल उज्जैन में। राजा रोहित महल या इत्रदाल महल, राजा रोहित महल भी कहाँ है? रायसेन में। और इत्रदाल महल भी कहाँ है? दोनों ही रायसेन में। राजा रोहित महल और इत्रदाल महल दोनों ही कहाँ पे? रायसेन में। राजा रोहित महल और इत्रदाल महल दोनों ही रायसेन में। एक और महल रहता है जैसे बादल महल, तो बादल महल भी कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर में ही क्या है? बादल महल भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब महल के बाद हम कुछ किले देख लेते हैं, प्रमुख प्रमुख किले। ग्वालियर का किला, तो ग्वालियर नाम से स्पष्ट है, ग्वालियर का किला कहाँ पे होगा? ग्वालियर का किला ग्वालियर में ही होता है, ठीक है। ग्वालियर किला किसने बनाया? राजा सूरज सेन ने। राजा सूरज सेन ने क्या बनवाया है? ग्वालियर का किला। और ग्वालियर के किले को ही किलों का रत्न कहते हैं। ग्वालियर के किलों को क्या कहते हैं? किलों का रत्न। आप नोट कर सकते हो, जो अधिक चीज बताता हूं मैं।
ग्वालियर के किले को ही क्या, ग्वालियर का किला कहाँ पे, ग्वालियर में। इसको किसने बनवाया, राजा सूरज सेन ने। ग्वालियर के किले को किसने बनवाया है, राजा सूरज सेन ने। और किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, ग्वालियर के किले को ही किलों का रत्न कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओरछा का किला, ओरछा का किला कहाँ पे है, निवाड़ी में। ओरछा का किला कहाँ है, निवाड़ी में। और ओरछा के किले को किसने बनवाया है, वीर सिंह बुंदेला ने। ओरछा के किले को किसने बनवाया है, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया है। अजयगढ़ दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, दुर्ग को बोलते हैं किला, है ना। अजयगढ़ दुर्ग है, किला कहाँ पे है, पन्ना में। अजयगढ़ दुर्ग है, किला कहाँ पे है, पन्ना में। और नाम इसके जो नाम है अजयगढ़, अजय से नाम है अजय। और अजयगढ़ के किलो किसने बनाया, राजा अजय पाल ने बनवाया, है ना। अजयगढ़ के किलो किसने बनवाया, राजा अजय पाल ने ही बनवाया। अजयगढ़ के किलो किसने बनवाया, राजा अजय पाल ने बनवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला कहाँ पे, ये है बांधवगढ़ का किला है उमरिया में। बांधवगढ़ का किला कहाँ है, बांधवगढ़ का किला है उमरिया में। ये बात याद रखना है, ठीक है। मंडला का दुर्ग, मंडला का दुर्ग कहाँ पे, मंडला में है। और इसको किसने बनवाया, गोंड शासक नरेंद्र शाह ने। गोंड शासक नरेंद्र शाह ने इसको बनवाया। मंडला का दुर्ग कहाँ पे, मंडला में। किसने बनवाया, गोंड शासक नरेंद्र शाह ने, गोंड शासक नरेंद्र शाह ने। गिन्नौरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पे, ये रायसेन में। गिन्नौरगढ़ का किला क्या है, रायसेन में। और किसके लिए फेमस है, तोतों के लिए फेमस है। तोते के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा मात्रा में तोता पाए, तोते अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस किले में, गिन्नौरगढ़ के किले में। गिन्नौरगढ़ किला कहाँ पे, रायसेन में। और तोते के लिए फेमस है, ठीक है। मकड़ाई का किला, तो मकड़ाई का किला कहाँ पे, हरदा में। मकड़ाई का किला कहाँ पे स्टूडेंट, मकड़ाई का किला है हरदा में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला कहाँ है, बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला कहाँ है, बुरहानपुर में। और इसी को क्या बोलते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। धार का किला, धार का किला कहाँ है, धार में। धार का किला कहाँ पे, धार में। और इसको बनवाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार के किले को किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले को बनवाया है, ठीक है। मंसूर का किला, मंसूर का किला कहाँ पे, मंसूर में। मंसूर का किला कहाँ पे, मंसूर में। इसको किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। मंसूर के किले को किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी। नरसिंह का किला, नरसिंहगढ़ का किला, है ना। नरसिंहगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ का किला, ये कहाँ पे, राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पे स्टूडेंट, नरसिंहगढ़ का किला है राजगढ़ में। और इसको कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पे, नरसिंहगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पे स्टूडेंट, तो नरसिंहगढ़ का किला है राजगढ़ में। कहाँ पे, राजगढ़ में। इसको ही कश्मीर ए मालवा भी कहते हैं। सबलगढ़ का किला, सबलगढ़ का किला कहाँ पे, मुरैना में। सबलगढ़ का किला कहाँ पे, मुरैना। सबलगढ़ का किला कहाँ पे, मुरैना में। नरवर का किला, नरवर का किला कहाँ पे स्टूडेंट, नरवर का किला है शिवपुर में। नरवर का किला कहाँ पे, शिवपुर में। गोहद का किला, गोहद का किला कहाँ पे, भिंड में। गोहद का किला कहाँ पे, भिंड में, ठीक है। और चंदेरी से रिलेटेड है कि चंदेरी का किला कहाँ पे, तो चंदेरी कहाँ पे, अशोकनगर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये सब इंपॉर्टेंट महल थे और प्रमुख किले और महल हमने देख ली। यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप बता पाएंगे कि कौन सा महल कहाँ पे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से। देखिए पहले नॉर्मली देख लेते हैं, नॉर्मल पुरस्कार कौन सा जो क्षेत्र में दिए जाते हैं ना। कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान की बात करें तो कालिदास सम्मान संगीत के क्षेत्र में, एक तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, मतलब उसके फील्ड में, नृत्य में, रूपंकर कला और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान की बात करें तो एक तो संगीत, शास्त्रीय संगीत, एक नृत्य, रूपंकर कला और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया था। तानसेन सम्मान, तो तानसेन सम्मान दिया था संगीत के क्षेत्र में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया था है तानसेन सम्मान, ठीक है। तानसेन सम्मान का संबंध किससे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंध है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तानसेन सम्मान का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, इसका संबंध है। और तानसेन समारोह कहाँ होता है, ग्वालियर में होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। कबीर सम्मान, तो तानसेन का रिलेशन कहाँ है, ग्वालियर से, ठीक है, ये बात याद रखनी है। कबीर सम्मान,
कबीर सम्मान की बात करें तो कविता के लिए जाता है। ये किसके लिए जाता है? कविताओं के लिए, भारतीय भाषाओं में कविता के लिए दिया जाता है। ठीक है। तानसेन सम्मान संगीत के लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। कबीर सम्मान कविता के लिए, कबीर सम्मान कविता के लिए। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान रहता है, ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। देवी अहिल्या सम्मान, देखो देवी अहिल्या सम्मान और तुलसी सम्मान दोनों देखो, ये आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है। तुलसी सम्मान भी आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए आता है। बस डिफरेंस इतना है कि देवी अहिल्या सम्मान केवल महिलाओं को दिया जाता है आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में, और तुलसी सम्मान दिया था केवल पुरुषों को दिया था, पुरुषों के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। महात्मा गांधी सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान गांधीवादी दर्शन के लिए दिया जाता है। ये संस्थाओं को दिया था, इंस्टीट्यूट्स को दिया था, गांधीवादी दर्शन के लिए ये दिया था महात्मा गांधी सम्मान। लता मंगेशकर, आपको पता है किससे रिलेशन होगा? संगीत से। तो लता मंगेशकर सम्मान किसके लिए दिया था? संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन के लिए दिया था। संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए दिया था, संगीत और गायन के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। किशोर कुमार सम्मान, तो किशोर कुमार सम्मान, किशोर कुमार बहुत ही अच्छे क्या एक्टर थे ना, तो एक अभिनय, ये क्या थे? कलाकार थे। ये दिया था अभिनय, पटकथा, निर्देशन और गीत लेखन के लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है किशोर कुमार सम्मान अभिनय के लिए, पटकथा, निर्देशन एवं गीत लेखन के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना ये किसका संबंध है? अभिनय से संबंधित। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पुरस्कार। ये सभी क्या है? खेल पुरस्कार। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये क्या है सभी? ये सभी क्या है? ये सभी खेल पुरस्कार है। ये बात आपको ध्यान रखनी बिल्कुल अच्छे से। देखो विक्रम पुरस्कार की बात करें, विक्रम पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट। विक्रम पुरस्कार किसको दिया था? वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। वरिष्ठ ने सीनियर प्लेयर को दिया था। किसको दिया था? सीनियर प्लेयर्स को दिया था। सीनियर प्लेयर्स को ये क्या दिया जाता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से गोट के पे जाना। सीनियर प्लेयर को दिया जाता है, वरिष्ठ खिलाड़ियों को किसको दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया था। इसमें प्राइज मनी कितने रुपए दिया था? 2 लाख रुपए दी जाती है प्राइज मनी के रूप में। 2 लाख रुपए मिलते हैं प्राइज मनी के रूप में। एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार दिया था जूनियर प्लेयर को। किसको? जूनियर खिलाड़ियों को, जूनियर प्लेयर्स को दिया था। जूनियर प्लेयर्स को दिया जाता है। उसमें प्राइज मनी के रूप में 1 लाख रुपए मिलते हैं प्राइज मनी के रूप में। 1 लाख रुपए मिलते हैं प्राइज मनी के रूप में। विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है स्पोर्ट्स टीचर को, कोच को, खेल प्रशिक्षकों को, कोचों को दिया था, स्पोर्ट टीचर को, ठीक है। और इसमें प्राइज मनी के रूप में 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख रुपए प्राइज मनी मिलती है इसमें। प्रभाष जोशी पुरस्कार, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध किससे? मलखंभ से। प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध किससे? मलखंभ से। प्रभाष जोशी पुरस्कार संबंध है मलखंभ से, इसका संबंध है, ठीक है। ये बात आपको क्या याद रखनी है इसमें? बस मेन ये बात रखनी है किससे संबंध है, किससे? वरिष्ठ खिलाड़ी मध्य प्रदेश का। ये भी नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा, ये भी नहीं याद रखोगे चल जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि विक्रम पुरस्कार वरिष्ठ खिलाड़ियों को, सीनियर प्लेयर को दिया था, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जूनियर प्लेयर को दिया जाता है, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार स्पोर्ट्स टीचरों को दिया जाता है। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल के लिए दिया जाता है। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। इसको 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया था। यह बात आपको ध्यान रखना। प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध मलखंभ से। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बात करें तो खेल में आजीवन योगदान, जिंदगी भर योगदान दे रहे खेल में, ऐसे पर्सनैलिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमने देखे मध्य प्रदेश का पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार, ये आपको भूलना ही नहीं है और इनको भी याद रखना है कि कौन सा। एक बार नजर डाल लोगे अपने आप याद रख जाए। तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान का संबंध संगीत से, कबीर का सम्मान का संबंध कविता से, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य से, देवी अहिल्या सम्मान का संबंध है लोक कला और परंपरा से, ठीक है, पारंपरिक कला और
आदिवासी लोक कला से संबंधित। ये ऐसे थोड़ी एक बार नजर डाल लोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। देखो कुछ मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। ठीक है, उनको देखते हैं कि किस चीज के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन, मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म के लिए इसको बनाया गया था। पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म के लिए किसको बनाया, पंकज त्रिपाठी जी को बनाया था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किसको बनाया गया, चेतन सोलंकी को बनाया था। ठीक है, चेतन सोलंकी को। सौर ऊर्जा के लिए ब्रांड एम्बेसडर चेतन सोलंकी। देखो मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन, पंकज त्रिपाठी। टूरिज्म के लिए पंकज त्रिपाठी, टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश का पंकज त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ब्रांड एम्बेसडर चेतन सोलंकी। सौर ऊर्जा के लिए भी चेतन सोलंकी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई। मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन, भूरी बाई। संस्कृति विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई। भारत की मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन, लहरी बाई। भारत की मिलेट ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई। और लहरी बाई का संबंध कहां से है स्टूडेंट, तो लहरी बाई का संबंध है डिंडोरी से। भारत की मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई, लहरी बाई का संबंध डिंडोरी जिले से। तो ये याद होना चाहिए, भारत की मिलेट ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई। लहरी बाई कहां की, एमपी। और एमपी में कहां से, डिंडोरी से। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। मतदाता जागरूकता अभियान, ये भी इंपोर्टेंट। पर्यटन टूरिज्म बहुत इंपोर्टेंट, एक एक चीज आपको ध्यान रखिए। ये संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, मतदाता जागरूकता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान का लिए ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र भंडारी। मतदाता जागरूकता अभियान धर्मेंद्र भंडारी। टीबी उन्मूलन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर, टीबी उन्मूलन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी छत्री। कौन, मीनाक्षी छत्री, मीनाक्षी छत्री। मध्य प्रदेश आयकर विभाग, मध्य प्रदेश आयकर विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर कैलाश सत्यार्थी। मध्य प्रदेश आयकर विभाग के लिए ब्रांड एम्बेसडर कैलाश सत्यार्थी। ममता अभियान ब्रांड एम्बेसडर, ममता अभियान ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए, माधुरी दीक्षित। ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर, राज्य निर्वाचन आयोग ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू, सारिका घारू, सारिका घारू। स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ इंदौर ब्रांड एम्बेसडर वंदना ठाकुर। स्वच्छ इंदौर के लिए ब्रांड एम्बेसडर वंदना ठाकुर। स्वच्छ भोपाल, स्वच्छ भोपाल ब्रांड एम्बेसडर साक्षी भारद्वाज। स्वच्छ भोपाल ब्रांड एम्बेसडर साक्षी भारद्वाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर भावना डेहरिया एंड सिद्धि मिश्रा, भावना डेहरिया एंड सिद्धि मिश्रा। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण ब्रांड एम्बेसडर जानकी मीना। कौन, जानकी मीना। स्वच्छता सर्वेक्षण ब्रांड एम्बेसडर जानकी मीना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर ब्रांड एम्बेसडर बुलबुल पंजारे, बुलबुल पंजारे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर ब्रांड एम्बेसडर बुलबुल पंजारे। क्रिस्प स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर विवेक सागर, क्रिस्प स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर विवेक सागर। तो ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर अभी हमने देखे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नदियों के किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। ऐसे प्रमुख शहर देखना है जो नदी के किनारे बसे। कौन कौन से बसे, ठीक है। उज्जैन, उज्जैन कौन सी नदी किनारे बसा है, उज्जैन शिप्रा नदी पर बसा है। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंदौर खान नदी के किनारे, इंदौर कौन सी नदी के किनारे, खान नदी के किनारे। मंदसौर शिवना नदी के किनारे, मंदसौर शिवना नदी के किनारे। धार, धार माही नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। रतलाम चंबल नदी के किनारे। सांची बेतवा के किनारे। ये जो इतने बताइए ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत प्रमुख शहर है। तो देखो उज्जैन शिप्रा नदी,
इंदौर खान नदी के किनारे, मंदसौर शिवना नदी के किनारे, धार माही नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा के किनारे, रतलाम चंबल नदी के किनारे, सांची बेतवा नदी के किनारे। अब अदर भी देख लेते हैं, महू कौन सी नदी के किनारे, महू चंबल नदी के किनारे। महू कौन सी नदी के किनारे, महू चंबल नदी के किनारे। महू का संबंध किससे, भीमराव अंबेडकर से, ये बात भी ध्यान रखनी है। मंदसौर, मंदसौर में कौन सा एक पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर में, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मंदसौर में। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे, बुरहानपुर कहाँ है, ताप्ती नदी के किनारे ये। बालाघाट बेनगंगा नदी के किनारे, विदिशा बेतवा नदी के किनारे, मुरैना चंबल नदी के किनारे, सतना टोस नदी के किनारे। ठीक है स्टूडेंट, ओरछा बेतवा नदी के किनारे, दतिया सिंध नदी के किनारे, रीवा बिछिया नदी के किनारे, रीवा बिछिया नदी के किनारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीवा क्या है, सफेद शेरों की भूमि, रीवा सफेद शेरों की भूमि रीवा। श्योपुर सीप नदी के किनारे, और सीप चंबल की सहायक नदी है। श्योपुर किस नदी के किनारे, सीप नदी के किनारे, और सीप नदी चंबल की सहायक नदी है। आष्टा पार्वती के किनारे, पार्वती नदी के किनारे। बागली और सोनकस देवास में आते हैं, काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदापुरम पहला नाम क्या था इसका, होशंगाबाद। नर्मदोपुरम का पहला नाम क्या था, होशंगाबाद। तो ये किसके किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। ये जो टिक करे मैंने, ये इससे ग्रीन मार्कर से करे, ये कौन से, ये सभी इंपॉर्टेंट है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे, ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे, मंडला भी नर्मदा नदी के किनारे। इसके अलावा बात करें, डिंडोरी भी नर्मदा नदी के किनारे, बड़वानी भी नर्मदा नदी के किनारे, और नरसिंहपुर भी नर्मदा नदी के किनारे। ये बात आपको एक बार ध्यान में रखना है। तो जो ये मार्कर से टिक करे मैंने, जो मैंने ग्रीन कलर से टिक करे, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक बार आप देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। ये सब तो महेश्वर कहाँ है, खरगोन में नर्मदा नदी के किनारे। ओमकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे। मंडला नर्मदा नदी के किनारे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं, डैम देख लेते हैं। डैम कौन सा डैम किस नदी पर बना है, ठीक है, चंबल नदी। सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है। ठीक है, तो चंबल नदी पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर, कौन से जिले में, मंदसौर जिले में। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, मंदसौर में। और किस नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और कहां पर है, मंदसौर में। इसके अलावा और भी बांध लेकिन ये एमपी के नहीं, जैसे जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है, कोटा। और कोटा कहां पे, राजस्थान में। कोटा कहां पे, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कहां पे, ये चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। ये कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर 3 बांध है। गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में है, जो कि चंबल नदी पर बनाई है, हमारे एमपी का। ठीक है, ये याद रखना, अच्छे से याद रखो। जवाहर सागर बांध कोटा में, राजस्थान में, ये भी चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, राजस्थान में, ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरी नदी की, नर्मदा नदी। हमारी नर्मदा नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए थे। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर एक इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और कहां पर ये, खंडवा पुनासा में। खंडवा में पुनासा में ये है ना, खंडवा जिले में है, पुनासा में। ठीक है, इंदिरा सागर बांध। और कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर है। ठीक, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और खंडवा में। महेश्वर बांध, महेश्वर बांध खरगोन में और कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। महेश्वर बांध खरगोन नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध खंडवा में, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर बांध खंडवा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां पर है, केवड़िया गुजरात में। केवड़िया गुजरात में। और ये भी कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर, ये बात आपको ध्यान रखनी। बरगी बांध, बरगी बांध कहां पर है स्टूडेंट, तो बरगी बांध जबलपुर में। बरगी बांध जबलपुर में। और कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। बरगी बांध जबलपुर में और कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
बरना नदी पर। अब बरना नदी पर कौन सा बांध है? बरना बांध है। बरना नदी पर कौन सा बांध? बरना बांध। बरना नदी पर कौन सा बांध? बरना बांध। और बरना बांध कहाँ? रायसेन। रायसेन में बाड़ी तहसील में, रायसेन की बाड़ी तहसील में, रायसेन की बाड़ी तहसील में, है ना। तो कहाँ पे है बरना बांध? रायसेन में, आपको याद रखना बरना बांध रायसेन में। और कौन सी नदी पर? बरना नदी पर। सोन नदी पर कौन सा बांध है? देखो सोन नदी पर बाण सागर बांध है। सोन नदी पर बाण सागर बांध है। कहां पर है? देवलोंद शहडोल में। बाण सागर बांध देवलोंद शहडोल में, देवलोंद शहडोल में। कहां पे बाण सागर बांध? देवलोंद शहडोल में। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। अब बेतवा नदी पर बांध देख लेते हैं। बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? राजघाट बांध। बेतवा नदी पर राजघाट बांध है ना। इसी को महारानी लक्ष्मीबाई सागर बांध भी कहते हैं। इसकी का नाम महारानी लक्ष्मीबाई सागर बांध भी है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध, बेतवा नदी पर राजघाट बांध। और ये राजघाट बांध का नाम ही महारानी लक्ष्मीबाई बांध भी आ जाए तो भी कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। और कहां पर? एमपी यूपी की सीमा पर, एमपी और यूपी की सीमा पर। अब नेक्स्ट देखते हैं तवा नदी। तवा नदी पर कौन सा बांध है? तवा बांध। तवा नदी पर तवा बांध। तवा बांध कहां पे है? नर्मदापुरम में। तवा बांध कहां पे? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का ही नया नाम चेंज आउट क्या हो गया? नर्मदापुरम। ठीक है। नर्मदापुरम का पहले नाम क्या था? होशंगाबाद था। ठीक है। तवा बांध नर्मदापुरम में है। और कौन सी नदी पर है? तवा नदी पर। यह बात आपको ध्यान रखनी। वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी पर कौन कौन से बांध है? तो वेनगंगा नदी पर मोस्ट इंपोर्टेंट संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध, इसी को भीमगढ़ बांध भी बोलते हैं। संजय सरोवर बांध को ही भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। ये कहां पे? सिवनी जिले में। कहां पे? सिवनी जिले में। और कौन सी नदी पर? वेनगंगा नदी पर। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध आए तो कौन सी नदी पर? ये वेनगंगा नदी पर है। ठीक है स्टूडेंट। धूती बांध, धूती बांध भी कौन सी नदी पर है? वेनगंगा नदी पर। ये कहां पे? बालाघाट में। धूती बांध भी वेनगंगा नदी पर और ये बालाघाट में। ये बात आपको ध्यान रखनी। देखो ये भी इंपोर्टेंट, जो एमपी के हो तो सारे ही इंपोर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट। इस जिला भी पूछ सकते हैं, कौन कौन सा बांध कहां पर है, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी सब इंपॉर्टेंट है। महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, बरगी बांध कहां पर है, ये सब आपको कुछ बांध है। अगर ये अच्छे से कर लेते हो तो अगर आता है क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा, आप इजीली करेक्ट कर लोगे क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात है सबसे लंबा लिखित संविधान। किस देश का संविधान सबसे लंबा है? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का, भारत। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, भारत का। भारत ने संविधान, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? एडॉप्टेड कब किया गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को एडॉप्टेड, ध्यान से पढ़ना पेपर नहीं, संविधान को एडॉप्टेड अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या बनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है। संविधान को अपनाया कब गया? एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। इनफोर्ड, संविधान को लागू कब किया गया? इनफोर्ड कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान से पढ़ना, लागू 26 जनवरी 1950, अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 years 11 मंथ और 18 डे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान में कितनी अनुसूची है? कितनी शेड्यूल है? कितनी शेड्यूल है? संविधान में कितनी अनुसूची, कितने शेड्यूल है? तो 12। संविधान में कितनी अनुसूची, कितने शेड्यूल से? तो 12 शेड्यूल है। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची, अब देखना 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल का संबंध किससे? भाषा से, लैंग्वेज से। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषा से, लैंग्वेज से संबंध है ना।
और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को नोटिफाई किया गया, अधिसूचित किया गया? तो 22 भाषा है हमारे संविधान में। हमें संविधान के अनुसार में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी, मान्यता प्राप्त है ना। तो 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया, संविधान में नोटिफाई किया गया। और कौन सी अनुसूची में? 8th अनुसूची में भाषाओं में। और कितनी भाषा को नोटिफाई किया गया? 22 भाषा को अधिसूचित किया गया, 22 भाषा को मान्यता दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। हमारे कितने मौलिक अधिकार दिए हमारे संविधान ने हमको? 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार दिए हमको? 6 मौलिक अधिकार दिए संविधान ने। कितने मौलिक अधिकार दिए? 6 मौलिक अधिकार दिए। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार? 6। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार। संविधान के जो पार्ट 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। फंडामेंटल राइट का संबंध किससे है? भाग 3 से, है ना। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट से। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, ये याद रखना। मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6। और कौन से भाग में? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य 11, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और कौन से भाग में? भाग 4A में। भाग 4A में, मतलब पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे मूल संविधान में, मतलब जब संविधान बना था, जब संविधान बना था तब कितने भाग थे? कितने भाग थे मूल संविधान में? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग थे। और कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। ध्यान से सुनो, जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान, मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाग थे? कितने पार्ट थे? 22। कितने अनुच्छेद थे? 395। यही पूछते क्वेश्चन में, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। और कितने अनुच्छेद थे? 395, 395 थे। अगर अभी की बात करें तो अभी कितने भाग है? ये 9। अभी कितने भाग है? 25 भाग है। और लगभग 470 आर्टिकल, ये चेंज होते रहते हैं। अभी 25 भाग और लगभग 470 आर्टिकल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं लोकसभा सीट। लोकसभा सीट कितनी है? 543। भारत में अभी लोकसभा सीट कितनी है? 543। ये सभी क्या है? निर्वाचित। ये सभी क्या है? निर्वाचित है ना। कितनी है? 543। ये सभी क्या? निर्वाचित है। मनोनीत, नॉमिनेटेड एक भी नहीं है। पहले 2 नॉमिनेटेड होते थे, उनको अब कैंसिल कर दिया, नॉमिनेटेड नहीं होते। तो कितने हैं? 543 हो। कैसे? सभी निर्वाचित है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 550 हो सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ये लोकसभा सीट कितनी है वर्तमान में? 543 है। कितनी है? रट लो, 543 है। कितनी है? 543 है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं अधिकतम। नॉमिनेटेड एक भी नहीं है। सभी क्या? निर्वाचित है। सभी इलेक्टेड है। नॉमिनेटेड एक भी नहीं। पहले 2 का नॉमिनेटेड होते थे, अब उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, राज्यसभा सीट कितनी है? 245। राज्यसभा सीट कितनी है? 245 है वर्तमान में। अधिकतम कितनी हो सकती है? नहीं, हो सकती है। कितनी हो सकती है अधिकतम? 250 हो सकती है। ये पूछ लिया अधिकतम कितनी हो सकती है, तभी ये लगाना है, नहीं तो ये ही लगाना है। याद रखना, राज्यसभा सीट कितनी भारत में? 245 है। 245 की बात करें तो इसमें से निर्वाचित है, माने कि इलेक्टेड है, इलेक्टेड। ठीक है, एक है मनोनीत, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड। ठीक है, तो निर्वाचित कितने हैं इसमें से? 233। और इसमें 12 मनोनीत, 12 को मनोनीत कर सकते हो, 233 निर्वाचित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सभी क्या है? निर्वाचित है, एक भी मनोनीत नहीं। इसमें सभी क्या है? लोकसभा सभी निर्वाचित है 543। पहले 2 मनोनीत होते थे, लेकिन अब वो हटा दिए, मनोनीत नहीं होते हैं, निर्वाचित है सभी, है ना। ये सभी क्या है? निर्वाचित है, इलेक्टेड है 543। और 245 में से अभी देखे तो निर्वाचित 233 होते हैं और मनोनीत कितने होते हैं? 12। कभी पूछा राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं, तो 12 होते हैं।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में से तो हमने ये इंपॉर्टेंट सब कवर कर लिया है, यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस है बहुत। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं संस्कृति से संबंधित टॉपिक। लोक गायन, लोक नृत्य और लोक नाट्य, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य, कौन सा लोक गायन, कौन सा लोकगीत प्रचलित है, ये हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम देखते हैं लोक नाट्य, लोक नृत्य देखते हैं पहले। ठीक है, लोक नृत्य, फोक डांस। तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित है मध्य प्रदेश में? मालवा क्षेत्र में। मालवा की बात करें स्टूडेंट, तो मालवा में कौन कौन सा प्रचलित है? मालवा में लोक नृत्य मटकी प्रसिद्ध है बहुत। मालवा में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? मटकी। मटकी लोक नृत्य का संबंध कहां से है? मालवा से। इसके अलावा बात करें आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा और रजवाड़ी। मालवा में देखिए लोक नृत्य कौन कौन से, फोक डांस कौन कौन से? एक तो मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी। सबसे फेमस मटकी, मटकी मालवा, याद रखना है, मटकी मालवा, ये तो गलती से भी नहीं भूलना है। और ये आड़ा खड़ा और रजवाड़ी भी आपको ध्यान रखना है। निमाड़, निमाड़, निमाड़ में कौन कौन से फेमस लोक नृत्य देखे तो गणगौर। तो गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है? निमाड़ का। काठी निमाड़ का। इसके अलावा कौन सा? फेफरिया, फेफरिया या फाफरिया भी कहते हैं। और कौन सा है? मदालिया। ये निमाड़ के लोक नृत्य, ये आपको ध्यान में रखनी है। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से लोक नृत्य है? एक तो है राई, मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य राई। बुंदेलखंड का लोक नृत्य के तो राई मोस्ट इंपोर्टेंट। पता है आपको मध्य प्रदेश के अपन ने सामान्य परीक्षा में देखा था, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? राई। कहाँ पे प्रचलित है ये? बुंदेलखंड में प्रचलित है। ये राई मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है। और ये कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो याद रहे। इसके अलावा बधाई, बधाई भी क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। बधाई भी बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा नौटंकी भी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ढिमराई, जवारा और कानड़ा, नौटंकी, ढिमराई, जवारा और कानड़ा, ये भी किसके लोक नृत्य है? बुंदेलखंड के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित है? तो बघेलखंड में है बिरहा। बघेलखंड में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? बिरहा। इसके अलावा देखिए तो परधोनी, परधोनी लोक नृत्य। इसके अलावा दादर, दादर, कलसा, केहरा और केमाली। तो बघेलखंड के लोक नृत्य देखे तो परधोनी, बिरहा, दादर, कलसा, केहरा और केमाली, ये बघेलखंड में ये लोक नृत्य प्रचलित है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं लोक गायन। हम देखते हैं लोक गायन या लोकगीत या फोक सॉन्ग के बारे में। तो मालवा में कौन सा लोकगीत प्रचलित है? तो मालवा में संजा गीत। मालवा में गीत देख रहे, लोक गायन सॉन्ग देख रहे, संजा गीत मालवा में। मालवा में संजा गीत, भरतरी गायन, ये दोनों लोक गायन फेमस है। संजा गीत, भरतरी गायन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तेजाजी, तेजाजी गायन। ठीक है, इसके अलावा निमाड़ में देखे तो निमाड़ में सबसे कलगी तुर्रा। निमाड़ में लोक गायन देखे तो कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा। इसके अलावा संत सिंगाजी भजन, संत सिंगाजी भजन भी निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित। इसके अलावा मसाणिया, मसाणिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखते हैं बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में कौन से लोकगीत प्रचलित है? बुंदेलखंड में आल्हा उदय, आल्हा गायन, बुंदेलखंड में आल्हा गायन। इसके अलावा बुंदेलखंड में देखे तो हरदोल की मनोती, हरदोल की मनोती का संबंध है बुंदेलखंड से, और ये क्या है? लोक गायन है। इसके अलावा बेरायट। अब हम देखते हैं बघेलखंड। बघेलखंड में कौन कौन से लोकगीत प्रचलित है? तो बघेलखंड में बिरहा, बिरहा, विदेशिया और बसदेवा, तो ये लोक गायन प्रचलित है। अब हम लोक नाट्य देखते हैं। लोक नाट्य कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य या फोक ड्रामा प्रचलित है? मालवा, मालवा में सबसे प्रसिद्ध है माच। आपको पता है मालवा माच मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य पढ़ा था हमने, कौन सा है? माच। और कहाँ प्रसिद्ध, कहाँ प्रचलित है? मालवा प्रचलित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कठपुतली का संबंध भी मालवा से ही है। कठपुतली लोक नाट्य भी कहाँ का है? मालवा का। इसके अलावा भवई भी मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं निमाड़। तो निमाड़ में कौन कौन से लोक नाट्य प्रसिद्ध है? तो निमाड़ में एक लोक नाट्य गम्मत, गम्मत लोक नाट्य का संबंध कहाँ से है? निमाड़ से। इसके अलावा है रासलीला और गरबा डांडिया भी निमाड़ में होता है। अब बुंदेलखंड में देख लेते कौन कौन से लोक नाट्य। बुंदेलखंड में स्वांग, स्वांग और नौटंकी लोक नाट्य। बुंदेलखंड में स्वांग और नौटंकी, बुंदेलखंड में स्वांग और नौटंकी।
अब बघेलखंड के लोक नाट्य देखें तो बघेलखंड में छाऊर, बघेलखंड में लोक नाट्य छाऊर, मनसुखा, छाऊर, मनसुखा और हिंगोला। तो ये प्रमुख प्रमुख लोक नाट्य देखे हमने, लोकगीत देखे हमने और लोक नृत्य देखे। कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य, लोक गायन या लोक नाट्य प्रचलित है। अब हम आगे देखते हैं जनजाति से संबंधित नृत्य, जनजाति से संबंधित नृत्य। अब हम देखते हैं स्टूडेंट जनजातियों से संबंधित, ठीक है। जनजातियां यानी कि ट्राइब्स, ट्राइब से जनजातियां पढ़ के बारे में पढ़ते हैं ट्राइब से। और ट्राइब से रिलेटेड कौन कौन से नृत्य फेमस है ना, ये देखेंगे अब। जनजातियां, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, याद रखना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पहली बात है कौन सी है, भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, ठीक है। संख्या कितनी है जनजातियों की, 43। जनजातियों की संख्या 43 है, ये बात ध्यान रखना आपको। विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है मध्य प्रदेश में, विशेष पिछड़ी जनजाति 3 है। कौन कौन सी है, बेगा, भारिया और सहरिया। विशेष पिछड़ी जनजाति 3 है, बेगा, भारिया और सहरिया। इन्हीं को किस में रखते हैं, पीवीटीजीएस में, मतलब पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये क्या है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। अब सारी जातियों देख रहे थे, मुख्य जाति उनके कौन से नृत्य। सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति। कौन सी देखते हैं, भील जनजाति। तो भील जनजाति से कौन कौन से नृत्य देखे हम, तो भील जनजाति सबसे फेमस है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति है, भील जनजाति से। और घूमर भी संबंधित, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन सा, भगोरिया नृत्य भील जनजाति। और इसके अलावा घूमर भी मिलता है यहाँ पे, देख लो। पर्व देखे तो प्रमुख पर्व कौन सा, पर्व भी है भगोरिया, ये प्रमुख पर्व भी है। और एक बात है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो भील जनजाति से संबंध है पिथौरिया चित्रकला का। ये बात आपको भील जनजाति में याद रखना है। फिर देखते हैं हम गोंड जनजाति। गोंड जनजाति बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नृत्य देखें इनका तो कर्मा। कौन कौन से नृत्य है, कर्मा और सेला नृत्य किसका है, गोंड जनजाति। कर्मा नृत्य और सेला नृत्य गोंड जनजाति। इसके अलावा ये तो नाम से समझ में, गोंचो और गेंडी, ये भी किसका नृत्य है, गोंड जनजाति का। इनके प्रमुख पर्व देखे, त्योहार देखे तो कौन सा है, मढ़ी और मेघनाथ पर्व। मढ़ी और मेघनाथ पर्व का संबंध किससे है, गोंड जनजाति से। किससे, गोंड जनजाति से। अब देखते हैं भेगा, बेगा, बेगा जनजाति देखे अगर अपन, तो बेगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बिल्मा। कौन सा है, बिल्मा। बेगा जनजाति का कौन सा है, बिल्मा। इसके अलावा परधोनी नृत्य भी किसका है, बेगा जनजाति का। और सुआ नृत्य भी किसका है, बेगा जनजाति का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेगा जनजाति का एक परधोनी नृत्य, बेगा जनजाति, बिल्मा बेगा जनजाति और सुआ भी बेगा जनजाति। अब कोरकू जनजाति का देख लेते हैं। कोरकू के बारे में बात करें तो कोरकू का जनजाति के बारे में बात करें तो नृत्य देखे चटकोरा नृत्य, मोस्ट फेमस चटकोरा नृत्य आते ही आता है। चटकोरा नृत्य किसका है, कोरकू जनजाति का। इसके अलावा खम्ब स्वांग भी किसका है, कोरकू जनजाति का नृत्य। पर्व देख लेते इसमें तो जीरोती का संबंध भी कोरकू जनजाति से और खम्ब स्वांग का संबंध भी कोरकू जनजाति से, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कोल जनजाति। कोल जनजाति देखे तो कोल जनजाति का नृत्य देखे तो नाम से ही पता चल रहा है, कोल दह का नृत्य, कोल दह का। और ये कोल जनजाति शबरी माता से संबंधित है। शबरी माता से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो शबरी माता से संबंधित कोल जनजाति है। पनिका, पनिका जनजाति देखे तो पनिका का ये याद रखना, कबीर पंथी जनजाति। कैसी जनजाति, कबीर के मार्ग को फॉलो करती, कबीर पंथी जनजाति है। अब देखिए भारिया, भारिया जनजाति की बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य क्या है, भड़म, सेलम और अहिराई। भड़म, सेलम और अहिनाती किसका नृत्य, एक तो भड़म हो सकते, भड़म और सेलम किसका नृत्य है, तो भारिया जनजाति का। अहिराई किसका नृत्य, भारिया जनजाति का। और पर्व देखे तो कौन कौन से पर्व, नवाखानी और विद्री पूजा का पर्व, विद्री पूजा पर्व किससे संबंधित, भारिया जनजाति। एक बात और याद रखनी, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है, तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है, पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है, पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति, तो भारिया जनजाति, ये भी ध्यान रखना। सहरिया जनजाति के देख लेते अपन, सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, लहंगी नृत्य। सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, लहंगी नृत्य। और कौन सा है,
दुलदुल घोड़ी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी, इसमें से ये और भी इंपॉर्टेंट, लहंगी नृत्य किसका, सहरिया जनजाति और दुलदुल घोड़ी। एक नृत्य तो देख ले रीना नृत्य, तो रीना नृत्य दो जनजाति में फेमस है, एक बेगा तथा गोंड दोनों ही जनजाति में फेमस है। कौन सा नृत्य, रीना नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने अच्छे से क्लियर किया, हम देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ठीक है। पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से प्रमुख कौन से जनजाति व्यक्तित्व थे, देखते हैं रानी अवंतीबाई। पहले देखते हैं रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि रानी अवंतीबाई के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी। कहाँ की रानी थी, इन्होंने 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी। कहाँ की रानी थी ये, रामगढ़ की रानी। और रामगढ़ कहाँ है, डिंडोरी में, तो डिंडोरी जिले है ना। 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ये क्या थी, प्रथम महिला शहीद वीरांगना, इनको कहा जाता प्रथम महिला शहीद वीरांगना, किसको कहा जाता है, रानी अवंतीबाई को कहा जाता है। इनकी समाधि कहाँ है, डिंडोरी में, ये आपको ध्यान रखना है, समाधि डिंडोरी में, शाहपुर तहसील के बालग्राम में, शाहपुर तहसील के बालग्राम में। तो ये तो आपको याद रखना है कि डिंडोरी में समाधि है, शाहपुर तहसील के बालग्राम, ठीक है। अब गिरधारी बाई, तो गिरधारी बाई कौन थी, गिरधारी बाई सहायिका था किसकी, रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। किसकी सहायिका थी, रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, ठीक है। लेकिन इनकी समाधि का, इनकी समाधि है मंडला में, इनकी समाधि का है मंडला में। तो अगर क्वेश्चन में कहा संबंध है इनके, रामगढ़ से संबंध है रानी अवंतीबाई का, गिरधारी बाई का भी संबंध वहीं से ही है, इनकी समाधि का है मंडला में। तो रानी अवंतीबाई की सहायिका कौन थी, गिरधारी बाई, ये ध्यान रखना आपको। टंटिया भील, टांटिया भील को अपन बात करें तो टंटिया भील को किस जनजाति से, भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। जन्म कहाँ हुआ इनका, खंडवा, पूर्वी निमाड़ के पंधाना तहसील, खंडवा में के पंधानी तहसील में। इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो धन लूट के किसमें बांटते थे, गरीबों में बांटते, इसलिए इनको रॉबिन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। इनको टंटिया मामा भी कहते हैं। इनकी समाधि कहाँ है, पातल पानी इंदौर में। कौन सी जनजाति, भील जनजाति। ये भी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, ये भी 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से ये भी रिलेटेड है ना, यहां से यहां तक ये सभी मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है यहां तक, ठीक है स्टूडेंट। भीमा नायक, तो भीमा नायक का संबंध कहां से, बड़वानी से। भीमा नायक का संबंध है बड़वानी, ये भी कौन सी जनजाति से, भील जनजाति से संबंधित भीमा नायक, ठीक है। जन्म बड़वानी, बड़वानी में भी कहां पे, धाबा ग्राम। बड़वानी याद रखनी है आपको, बड़वानी से संबंध। इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक, लेकिन रॉबिन हुड ऑफ इंडिया टंटिया भील, ये याद रखना। निमाड़ आ रहा है कि इंडिया आ रहा है, ये ध्यान रखना अच्छे से। 1857 की क्रांति में इन्होंने कहां से विद्रोह किया था, मंडेश्वर, खरगोन और सेंधवा बड़वानी। तो बड़वानी से तो इनका संबंध ही है, तो बड़वानी में सेंधवा से, तो सेंधवा बड़वानी से और मंडलेश्वर खरगोन से विद्रोह किया। तो आपको याद रखना है बड़वानी से संबंध, इन्होंने 1857 की क्रांति में कहां से विद्रोह किया था, सेंधवा याद रखना है और मंडलेश्वर, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, तो भी आपको टिक करना है ना। इनका संबंध इससे भी है। काला पानी की सजा हुई थी इनको, कौन की सजा हुई थी, अंग्रेजों द्वारा इनको काला पानी की सजा दी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं खाजा नायक। खाजा नायक, तो खाजा नायक की बात करें तो ये किसके सहयोगी थे, ये भीमा नायक के सहयोगी थे, भीमा नायक के ही ये सहयोगी थे। इनका संबंध भी बड़वानी से, बड़वानी के सांगली ग्राम, इनका संबंध कहां से, बड़वानी से। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, तो ये क्या है, गोंडवाना के शासक थे। कहां से, गोंडवाना के शासक थे। किसका संबंध, गोंड वंश से, ठीक है। रानी दुर्गावती के वंशज थे, रानी दुर्गावती के वंशज थे। उनका संबंध गढ़मंडला जबलपुर से, इनका संबंध गढ़मंडला से संबंधित है, जबलपुर से, ठीक है। इन दोनों इनके शंकर शाह रघुनाथ का अंग्रेजों ने इनको क्या, तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया था। तो किसको अंग्रेजों ने तोप के मुंह पर बांध के उड़ा दिया था, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया था अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को। तो ये हमने देखे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड प्रमुख व्यक्तित्व देखे, यहां से यहां तक हमने पूरे। हम देखते हैं दूसरे व्यक्तित्व पर, गंजन सिंह कोरकू के बारे में देखिए, तो ये बैतूल के घोड़ा डांगरी से इनका संबंध है। गंजन सिंह कोरकू का संबंध है बैतूल के घोड़ा डांगरी से। इन्होंने जंगल सत्या 1930 के जंगल सत्याग्रह का क्या करा, नेतृत्व किया था, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है।
बिरसा गोंड का संबंध है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध, ये शाहपुर क्षेत्र के थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिरसा गोंड का संबंध है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है बिरसा गोंड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ देख लेते हैं। पेमा फालिया का संबंध भील जनजाति से। यह क्या है? चित्रकार है। पेमा फालिया भील जनजाति की प्रसिद्ध चित्रकार है और पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। देखो अपन ने पढ़ा पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति। तो ये पेमा फालिया भील जनजाति के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार, पिथौरा चित्रकला के ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी इनको ही कहा जाता है। पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। इनका संबंध है झाबुआ अलीराजपुर से, मतलब है ना अलीराजपुर से संबंध। चंद्रशेखर आजाद नगर अलूर, पहले कहा था ये झाबुआ जिले में आता था। ठीक है, इनका संबंध है चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर से इनका संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब नाम क्या कर दिया? झाबुआ जिले का अलीराजपुर कर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर से संबंध है इनका। ठीक है, अब झाबुआ ऑप्शन में आता है तो झाबुआ भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, भूरीबाई, तो भूरीबाई भी भील जनजाति संबंध, इनका संबंध पिटोल गांव झाबुआ से संबंधित। अब क्या? अलीराजपुर जिला हो गया। पिटोल गांव अलीराजपुर से इसका संबंध है। अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं आता तो झाबुआ टिक कर सकते हो। पिटोल गांव अलीराजपुर से इनका संबंध है। ये कहाँ की है? ये भी भील जनजाति की है। पिथौरा चित्रकला से इनका भी संबंध है, भील जनजाति की है। पिथौरा चित्रकला का संबंध ही भील जनजाति से, भील जनजाति की ही है। भूरीबाई और पेमा फालिया। पेमा फालिया पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, ये ध्यान रखना। भूरीबाई भी भील जनजाति से पिथौरा चित्रकला से संबंध है। इनको 2021 में पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, जनगढ़ से शाम, जनगढ़ से शाम क्या है? डिंडोरा से संबंधित, डिंडोरा पाटनगढ़ से इनका संबंध है। ये क्या है? गोंड चित्रकार है, गोंड चित्रकार है। जनगढ़ से शाम गोंड चित्रकार है। गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग भी इन्होंने ही शुरुआत की। श्री दुर्गाबाई व्याम, दुर्गाबाई व्याम का संबंध भी डिंडोरी से ही है। ये भी गोंड जनजाति की चित्रकार है। दुर्गाबाई व्याम भी, उनका चित्र डिंगना कला से संबंधित है इनके चित्र। अर्जुन सिंह दुर्वे, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अर्जुन सिंह दुर्वे का संबंध भी डिंडोरी से। ये भी क्या है? बेगा जनजाति के लोक नृत्य कलाकार। अर्जुन सिंह दुर्वे कौन सी जनजाति के? बेगा जनजाति के लोक नृत्य कलाकार है। डिंडोरी संबंध है, पद्मश्री मिल चुका है इनको भी 2022 में। जोधैया बाई की बात करें, ये का संबंध? इनका उमरिया से संबंधित है और बेगा जनजाति की चित्रकार है। जोधैया बाई बेगा जनजाति चित्रकार। अर्जुन सिंह दुर्वे बेगा जनजाति लोक नृत्य कलाकार, ये ध्यान रखना। क्रांतिगौड़, क्रांतिगौड़ का संबंध है छतरपुर की। क्रांतिगौड़ छतरपुर की महिला क्रिकेटर। क्रांतिगौड़ छतरपुर संबंधी ये महिला क्रिकेटर है, थोड़ा ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरचंदन सिंह भट्टी, पद्मश्री मिला है इनको क्योंकि 2025 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। हरचंदन सिंह भट्टी को पद्मश्री मिला 2025 में। ये भोपाल के जनजाति संग्रहालय के डिजाइन के लिए, जो भोपाल में जनजाति संग्रहालय उसके डिजाइन के लिए हरचंदन सिंह भट्टी को पद्मश्री मिला है 2025 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह देख लेते हैं। प्रमुख सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख सत्याग्रह हुए, थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। चैन सिंह का विद्रोह, तो चैन सिंह ने विद्रोह किया था 1842 में, है ना। तो चैन सिंह, पहले क्या बात रखना, चैन सिंह कहाँ के थे? नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इन्होंने 1842 में विद्रोह कर दिया था। कहाँ करा? सीहोर में विद्रोह, सीहोर के युद्ध में शहीद हुए थे। सीहोर के युद्ध में शहीद हो गए थे। चैन सिंह का विद्रोह, चैन सिंह से संबंधित नरसिंहगढ़ी रियासत के राजकुमार है। ये सीहोर के युद्ध में शहीद हुए थे। 1842 में इन्होंने विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, सीहोर के युद्ध में शहीद हो गए थे। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद या मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? चैन सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 1842 में, सीहोर के युद्ध में शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी इनको ही कहा जाता है, चैन सिंह को। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जबलपुर में, मध्य प्रदेश की बात कर रही है। इसके प्रमुख लीडर याद रखना, सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इसके प्रमुख लीडर। इसके अलावा भी और कुछ लीडर्स है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाथूराम मोदी, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरसिंह दास अग्रवाल, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन, ये होने के बाद इसके अलावा बात करें अपन जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 में। जंगल सत्याग्रह 1930 में। जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में।
दो जगह इंपॉर्टेंट है, एक बैतूल के घोड़ा डूंगरी, बैतूल के घोड़ा डूंगरी, वहां पे इसको लीड किसने करा, वहां पे लीड किया इसको गंजन सिंह कुरकू ने। एक सिवनी, सिवनी में उसको लीड करा, उसका नेतृत्व किया दुर्गा शंकर मेहता ने, इसका नेतृत्व किया। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी। फिर नमक सत्याग्रह 1930 में भी हुआ, ये जबलपुर में भी हुआ, सिवनी में भी हुआ। इसके प्रमुख लीडर देखे तो सेठ गोविंददास, दुर्गा शंकर मेहता और द्वारका प्रसाद मिश्र प्रमुख लीडर्स है इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, नमक सत्याग्रह 1930 में जबलपुर और सिवनी में हुआ था। मेन जबलपुर तो याद रखना ही है, जबलपुर सिवनी में लीडर देखे नेतृत्व करता गोविंददास थे, दुर्गा शंकर मेहता और द्वारका प्रसाद मिश्र। पंजाब में हत्याकांड 1931 में कहां पे हुआ, खंडवा जिले में हुआ था। चरण पादुका नरसंहार 1931 में कहा, चरण पादुका नरसंहार छतरपुर में। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, चरण पादुका नरसंहार। चावल आंदोलन रीवा में हुआ। ये ईयर रखने की याद इतना जरूरी नहीं, बस ये कहां हुआ ये याद रखो। चावल आंदोलन रीवा 1943। भोपाल में जलियांवाला कांड भी हुआ 1949 में। भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है 1949 के कांड को क्या कहा था, भोपाल का जलियांवाला कांड भी कहा जाता। कब हुआ है, 1949 में। इतना जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कहा हुआ, जबलपुर में हुआ। इसके लीडर देखे तो सेठ गोविंददास, आपको ध्यान में रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह जबलपुर में, लीडर सेठ गोविंददास, खत्म। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें शुरुआत कहां से हुई थी, नीमच छावनी से। वहां पे नेतृत्व किसने किया था, नीमच में मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया था। नीमच में, नीमच छावनी से शुरुआत हुई थी और वो नीमच में नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग ने, इतना से याद रखना। इंदौर में, इंदौर से पार्टिसिपेट, इंदौर मऊ से पार्टिसिपेट किया शहादत खान ने। ठीक है, राजगढ़ सागर में मोहन दुआ ने नेतृत्व किया। सागर से सेम रखजान ने पार्टिसिपेट करा। अमजेरा दार से बख्तावर सिंह 1857 की क्रांति में शामिल हुए। झांसी से देखिए रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और झलकारी बाई, झांसी से झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल भी बोलते हैं इसको, है ना। वो ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल भी कहते हैं। कहां से थी ये, झांसी से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। झांसी से इन्होंने 1857 क्रांति में शामिल थे। झलकारी बाई झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका, ये नोट कर लेना, नोट करना होता है, याद रख लो। तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और झलकारी बाई झांसी, और ग्वालियर से तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई। तो ये हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह देख लिए हमने स्टूडेंट। तो जो एमपी से जो भी रिलेटेड हमने चीजें देखी, अब दो तीन चीज हम जीके से रिलेटेड देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं प्रमुख क्रांति। प्रमुख क्रांति, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले देखना इसका संबंध किससे, इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, या कह सकते हैं कृषि उत्पादन भी कह सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि से किसका संबंध है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे, खाद्यान्न उत्पादन, या कह सकते हैं कृषि उत्पादन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित। जैसे कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से, चावल के उत्पादन में वृद्धि से, इसका संबंध किससे आया, कृषि रिलेटेड आया है। तो क्या लगाना आपको, ग्रीन रिवॉल्यूशन लगाना है। पहले देख ले इसके जनक, जनक होता है फादर। फादर कौन है इसके, भारत में देखो एमएस स्वामीनाथन कहां पे, भारत में। आपसे पूछे जो भारत में हरित क्रांति, ग्रीन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में आया तो एमएस स्वामीनाथन लगा देना। ठीक है, विश्व में, वर्ल्ड में इसके जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। क्या कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, देखो भारत में इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन, और विश्व में, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। ये बात आपको ध्यान रखनी। यहां से बस इतना ही समझना किसका संबंध है किससे, इसका संबंध है हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन या कृषि उत्पादन कह सकते हैं हम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। ठीक है, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि से, इंक्रीज से, है ना। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या समझ में, व्हाइट, तो व्हाइट कौन होता है, मिल्क। तो इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध उत्पादन, या कह सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन से। मिल्क प्रोडक्शन से संबंध किसका है स्टूडेंट, तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंध है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति, व्हाइट को बोलते हैं, श्वेत भी बोलते हैं, ऐसा आ सकता है। सफेद क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या फिर
मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, अब इसका जनक कौन है? इसके जनक है, फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके फादर कौन है? इसके जनक कौन है? जनक को इंग्लिश बोलते हैं फादर। ठीक है, इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके क्या है? फादर है। किसके? व्हाइट रिवॉल्यूशन के, सफेद क्रांति के फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और ध्यान रखो, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है व्हाइट रिवॉल्यूशन से, सफेद क्रांति से संबंध किसका है? ऑपरेशन फ्लड का। ये बात आपको याद रखो, ऑपरेशन फ्लड संबंध व्हाइट रिवॉल्यूशन से, इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नीली क्रांति, नीली क्रांति देखें, ठीक है, नीली क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। इसका संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से। ठीक है, फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से। किसके प्रोडक्शन से? फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से। तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? किससे रिलेशन है? इसका संबंध है फिश प्रोडक्शन से। इसके जनक कौन है? इसके जनक के फादर है डॉक्टर अरुण कृष्णन। फादर कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर है डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, बस इतना याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का, येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? इसका संबंध है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, या फिर कह सकते हैं तिलहन उत्पादन, या मतलब ऑयल सीड से या तिलहन उत्पादन से मतलब जो तेल के बीज रहते हैं ना, उनके उत्पादन से संबंधित। जैसे आपसे आए हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन का संबंध किससे? पीली क्रांति से, येलो रिवॉल्यूशन। तिलहन उत्पादन येलो रिवॉल्यूशन। उसमें भी अगर आए ऑयल सीड में, जैसे मस्टर्ड, सरसों उत्पादन का संबंध किससे? पीली क्रांति से। सूरजमुखी उत्पादन का संबंध किससे है? ये भी किससे है? येलो रिवॉल्यूशन। ऑयल सीड आ गया ना, इसलिए सब आ गया इसमें। ठीक है, ऑयल सीड से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। और इसके फादर कौन है? जनक कौन है इसके? सैम पित्रोदा। जनक कौन है पीली क्रांति के, येलो रिवॉल्यूशन के जनक है सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। ठीक है, ये देखो, ये चार आपको अच्छे से याद रखनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मेन इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते, और एक ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको तो भूलना ही नहीं है। इसका संबंध किससे? फट से याद आना चाहिए, ये याद रहना चाहिए आपको। और ये दोनों तो खासकर पूछे जाते हैं, ये दोनों। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रांति और देख लेते हैं, इसका संबंध किससे है देख लेते एक बार। ठीक है, कभी गलती से आ जाए क्वेश्चन तो आप कवर कर दोगे। रजत क्रांति, रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से, पोल्ट्री से। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? अंडा उत्पादन, पोल्ट्री से। इसके जनक कौन है? इंदिरा गांधी। सिल्वर रिवॉल्यूशन की जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? टमाटर और मांस उत्पादन से, टमाटर या फिर मांस उत्पादन से, टमाटर या मांस उत्पादन से इसका संबंध है। अब देखते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन काली क्रांति, काली क्रांति का संबंध किससे स्टूडेंट? तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रांति देखते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? ऑनियन एंड प्रॉन से, झींगा मछली, ऑनियन एंड प्रॉन, झींगा से। ठीक है, ऑनियन एंड प्रॉन, झींगा से। गुलाबी क्रांति का संबंध, एक तो ऑनियन प्याज, ये नहीं आया तो ये आ सकता है बहुत। प्रॉन से संबंध किसका है? झींगा से संबंध है गुलाबी क्रांति का। अब ये हो गया। इसका देखते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? हनी, शहद, हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स भी आए तो यही लगाना आपको, हनी, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स से। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? हनी से, शहद से, हॉर्टिकल्चर, बागवानी से एंड फ्रूट से। हनी, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स। बस इतना याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्रांति थी जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ये याद रखना अच्छे से, ये याद रखना अच्छे से, ये भी याद रखना अच्छे से। ये तीन तो भूलना भी नहीं है, और ये चौथी भी अच्छे से याद रख लो। और इनके जनक इसलिए लिखवाए आपको, जनक आ सकते हैं इनके, इनके नहीं लिखा क्योंकि इनके पूछे नहीं आते, इसके तो ये तो मेन करके आता है ये जनक।
ठीक है, ये जनक तो आता ही आता है अगर इंडिया का, कभी ये भी आ सकता है लेकिन ये तो आता ही आता है। और इसका मिल्क मैन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये याद रखना है, इसके जनक को नहीं याद रखना है। ठीक है, ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जनक के लिए, ये फादर के लिए एक, और ये इनसे तो क्वेश्चन बनते हैं जनक के, इनसे इतने नहीं बनते और इससे भी बन सकता है शायद तक, इन दोनों से तो बनते ही बनते है ना। और इन दोनों की भी याद रखना, क्योंकि ये तो इसमें क्या पूछते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम्स में। तो ये भी आपको याद रखो, इसलिए जनक भी याद रख लो और इसका भी याद रख लो, ये चारों के जनक याद रख लो और ये किसका संबंध किससे, और इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा कि किसका किससे संबंध है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष में स्पेस प्रोग्राम, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस प्रोग्राम देख लेते हैं, स्पेस प्रोग्राम, भारत में स्पेस प्रोग्राम। सबसे पहले बातें करते हैं एक चीज की, जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है भारत में, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब देखते हैं इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, इसरो का सबसे पहले पूछा था फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका गठन कब हुआ, 15 अगस्त 1969, इसको, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर। इतनी बात याद रखनी, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गठन 15 अगस्त 1969, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र है ना, इंपोर्टेंट या मेन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर की बात पूछा, क्या पूछा, मेन स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर कौन कौन सा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, हेडक्वार्टर क्या है, मुख्यालय कहां पे, तिरुवनंतपुरम केरल में। देखो जगह याद रखनी है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, केरल में, कहां पे, तिरुवनंतपुरम केरल में, इतनी याद रखनी है आपको। इसका एम क्या, उद्देश्य क्या था, प्रक्षेपण यानों का विकास, ये याद नहीं रखना है, ये जरूर याद रखना है कि ये इतना तो याद रहना ही चाहिए आपको, कहां पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरल। ये इसलिए बताया कि प्रक्षेपण यानों का विकास संबंधी, जैसे कि एसएलवी प्रक्षेपण यान, एसएलवी, पीएसएलवी, जेएसएलवी, सेट, देखो ऐसे ही बता देता हूँ एक बार, फुल इतना याद मेरे को नहीं आने वाला लेकिन बता देता हूँ। ऐसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगर आ जाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ऑप्शन से कर दोगे, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जीएसवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये प्रक्षेपण यान है, क्या है, व्हीकल, क्या है ये, व्हीकल। ठीक है, बस इतना याद रखना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरल में, ये याद रखना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है, ये मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है ना, किसका केंद्र है, इसरो का, यहां से ये सभी चीजें भेजी जाती है, इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। बस इतना यहाँ पे याद रखो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और इसरो का मेन सेंटर है ना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2-4 चीज लिखी, ये थोड़ा सा देख लो। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल टू स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्री, स्पेस का फर्स्ट ट्रेवलर कौन था, पहला यात्री कौन था, यूरी गागरिन। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष ने स्पेस, स्पेस का फर्स्ट, स्पेस में जाने वाला, स्पेस में ट्रेवल करने वाला फर्स्ट व्यक्ति यूरी गागरिन। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ये विश्व की बात करें, भारत पे नहीं पूछे। देखो प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, प्रथम महिला यात्री वैलेंटिना तेरेस्कोवा। अब जैसे ही भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला है, जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बस इतना फैक्ट है। अब देखो उपग्रह, उपग्रह बोलते हैं सैटेलाइट को, उपग्रह यानी होता है सैटेलाइट, उपग्रह यानी सैटेलाइट। विश्व का पहला उपग्रह, विश्व की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है,
स्पुतनिक। कौन सी है? स्पुतनिक। विश्व की पहली सैटेलाइट कौन सी है स्टूडेंट? तो विश्व की पहली सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक। विश्व की पहली सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक। ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व की पहली सैटेलाइट कौन सी है स्टूडेंट? तो विश्व की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक है ना, स्पुतनिक फर्स्ट। विश्व की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट। ये किसके द्वारा भेजी गई थी? सोवियत संघ द्वारा। ये अंतरिक्ष में स्थापित की गई थी। अंतरिक्ष में स्थापित विश्व की प्रथम सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ। ठीक है। भारत की प्रथम उपग्रह, भारत की प्रथम सैटेलाइट कौन सी है? भारत का प्रथम उपग्रह सैटेलाइट आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को। डेट क्या है इसके? 19 अप्रैल 1975, याद रखना। और कहां से भेजी गई थी? बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र कजाकिस्तान से ये भेजी गई थी। ये याद नहीं रखना है, बस ये क्यों याद रख, क्यों बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। कहां से? कजाकिस्तान से। तो प्रथम उपग्रह पूछे, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, इतना याद रखना, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। मेन पॉइंट है ये, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। रोहिणी क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? रोहिणी 1980। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया था। मतलब ये कहा है? भारत में इसरो का प्रमुख केंद्र है। तो भारतीय धरती से भेजा गया प्रथम उपग्रह रोहिणी। समझे क्या पढ़ाना चाह रहा था मैं? प्रथम उपग्रह है तो आर्यभट्ट, लेकिन भारतीय धरती से भेजा गया प्रथम उपग्रह रोहिणी। बस इतना सा थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। एप्पल, एप्पल क्या है? पहला संचार उपग्रह, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? एप्पल। एप्पल क्या है? पहला संचार उपग्रह, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मेटसेट, मेटसेट से क्या मिलता है अपने को? मौसम संबंधी जानकारी। मेटसेट मौसम संबंधी जानकारी। ठीक है। स्पेस एजेंसी, प्रमुख स्पेस एजेंसी देख लेते हैं विश्व की। नासा, नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? यूएसए की स्पेस एजेंसी। नासा स्पेस एजेंसी किसकी है? यूएसए। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां है ये? वॉशिंगटन डीसी। खत्म। जाक्सा किसकी स्पेस एजेंसी? हेडक्वार्टर, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, और हेडक्वार्टर का टोक्यो जापान में। नासा स्पेस एजेंसी यूएसए की, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, और जाक्सा जापान की और हेडक्वार्टर है टोक्यो में। भारत की तो आपको पता ही है कौन सी है? इसरो। ठीक है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इतना हम पढ़ तो रहे हैं इसरो के बारे में। इसरो है। किसकी स्पेस एजेंसी? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। ठीक है। अब देख लेते कुछ। भारत का पहला सोलर मिशन, भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य 11। आदित्य 11 भारत का पहला सोलर मिशन कब है? कौन सा है? आदित्य 11, इसरो द्वारा, है ना। भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा? आदित्य 11। कब भेजा गया इसको? 23 सितंबर। लॉन्च डेट क्या है इसकी? 23 सितंबर 2023। इसकी डेट क्या है? 23 सितंबर 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य के अध्ययन। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन का संबंध किससे? आदित्य 11 से। आदित्य 11 का संबंध किससे? सूर्य के अध्ययन से। और ये भारत का पहला सोलर मिशन आया है क्या? आदित्य 11। यहाँ क्वेश्चन है, आदित्य 11 का संबंध किससे? सूर्य के अध्ययन से, सन। बस इतना याद रखना। डेट क्या है इसकी? 23 सितंबर 2023। 23। अब मंगलयान, मंगलयान की बात करें, एमओएम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान को ही मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, ये याद रख लो। मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। लॉन्च डेट क्या है इसकी? 5 नवंबर 2013 को इसकी लॉन्च डेट थी। बस याद रखना। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसरो के बारे में, स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, इसरो के बारे में 2-3, ये कहां पर हेडक्वार्टर, कहां पर ये गठन कब होता है, 2-3 चीजें याद रखना है। ये याद रखना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, ये याद रखो। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, एक जगह याद रख लो। इसके अलावा ये 3-4 पॉइंट याद कर रख लो, ये। ठीक है। इसके अलावा विश्व उपग्रह के बारे में, पहला उपग्रह कौन सा है? प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारतीय धरती से भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? एप्पल संचार उपग्रह है। ये इतना भी नहीं आता, ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे। मंगलयान, ये अलग से पता, ये आदित्य 11 का संबंध किससे? सूर्य का अध्ययन से। ये मेन चीजें थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नासा किसके वजह से? यूएसए। टोटल पॉइंट तो 8-10 ही है, लेकिन 8-10 में से भी 1 से 2 पॉइंट एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। मंगलयान, एमओएम, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा था मंगलयान को। और ये लॉन्च डेट कब इसकी? 5 नवंबर 2013। चंद्रयान मिशन देखें,
चंद्रयान एक की डेट कब है? लॉन्च डेट कब? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की इस किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया था इसको? पीएसएलवीसी 11 के द्वारा। चंद्रयान 2 की कब किसके व्हीकल के द्वारा भेजा? कौन से यान के द्वारा भेजा गया इसको? GSLV-M के थर्ड यान के द्वारा, व्हीकल के द्वारा भेजा गया। चंद्रयान थर्ड को कब भेजा गया? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और ये इसके जो विक्रम है, इसका लैंडर कौन था? विक्रम, और इसका रोवर था प्रज्ञान। तो ये प्रमुख बातें हमने यहाँ से डिस्कस कर ली और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। भारतीय परमाणु अनुसंधान, इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय परमाणु अनुसंधान, इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, जनक कौन है? फादर कौन है? भारतीय परमाणु अनुसंधान के जनक कौन है? न्यूक्लियर रिसर्च के फादर कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन फादर है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इसके जनक है। यहाँ पे अंतरिक्ष स्पेस प्रोग्राम के जनक नहीं बोला, यहाँ पर किसके बोला मैंने? परमाणु अनुसंधान के जनक बोला है। कौन है स्टूडेंट? होमी जहांगीर बाबा। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन गठन कब हुआ इसको? 10 अगस्त 1948 में इसका गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, ठीक है। गठन हुआ परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हुआ था 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में। यही क्या है? परमाणु अनुसंधान के जनक है, न्यूक्लियर रिसर्च के फादर है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, या एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट भी कह सकते, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट कब बना है? 3 अगस्त 1954 में। और कहाँ पे? परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट कहाँ पे? ये मुंबई में, ठीक है। इसका हेड कौन रहता है? मंत्री कौन रहता है? पीएम रहता है, ठीक है। परमाणु अनुसंधान केंद्र, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर देख लेते हैं। ये कहां पर है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेन देखते हैं अपन बस। बार्क न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहां पे है? मतलब इसका देखो फुल फॉर्म क्या है? बार्क, भाभा, एस है एटॉमिक, आर से रिसर्च सेंटर। फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। आपसे पूछ ले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये मुंबई में। कहां पर ये? मुंबई में, ठीक है। 1954 में बना है। कहां पे है ये? मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में बना है। कहां पे है? मुंबई में। किसके सहयोग से बना है? कनाडा के सहयोग से बना है। तो आपसे पूछले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है? तो ये मुंबई में है, ठीक है। कनाडा के सहयोग से बना और 1954 में बना। ईयर याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म याद रख लो। भी बात का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में, और कनाडा के सहयोग से बना है। आईजीसीआर का फुल फॉर्म देखिए, ये भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। फुल फॉर्म देखिए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये फुल फॉर्म इसका। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर? ये कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में, याद रखना 1971 में बना, ठीक है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर इसको बोल देते RR केट, आइए बोल दो, इसका फुल फॉर्म बताओ। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। केट सुना है? केट कहां पे है? इंदौर में। कहां पे? इंदौर में, 1985 में बना है। ये याद रख लो, जगह कहां पर है? RR केट इंदौर, IGCR कलपक्कम तमिलनाडु, और बार्क मुंबई। ये बात इतना सा ध्यान। अब आगे बढ़ते। भारत में परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग, है ना, न्यूक्लियर टेस्टिंग फर्स्ट कब हुई थी? 18 मई 1974। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? कब हुआ था? 18 मई 1974 में। कहां पे हुआ था? पोखरण, राजस्थान में। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग या प्रथम परमाणु परीक्षण कब होता है? पोखरण, राजस्थान में। उसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहां हुआ था? पोखरण, राजस्थान में हुआ था। 18 मई 1974 को हुआ था। और कहां हुआ था? कोड नेम स्माइलिंग बुद्ध था।
हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोल देंगे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, और हिंदी में बोल देंगे भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। खत्म किए। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया था। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। परमाणु बिजली घर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर बना था? तारापुर महाराष्ट्र। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से 1954 में, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा? तारापुर महाराष्ट्र 1954, अमेरिका के सहयोग से। याद रखना, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र। फिर आ जाए सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कुडनकुलम तमिलनाडु। सबसे बड़ा कुडनकुलम तमिलनाडु 2014 में बना था। ये नहीं याद आपको, लेकिन नाम याद रखना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। इतना याद रखो। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहां पे देखेंगे? तारापुर महाराष्ट्र, ये फर्स्ट था। और सबसे बड़ा कौन सा बनना पड़ा? सबसे बड़ा कौन सा है? कुडनकुलम तमिलनाडु, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा। रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट कहां पे? राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम पावर प्लांट कहां है? ये तमिलनाडु में। नरोरा बुलंदशहर यूपी में। काकरापार सूरत गुजरात में। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। और कुडनकुलम तमिलनाडु। ये बस जगह याद रख लो। और तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात सूरत में, केगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। तो स्टूडेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा मैराथन क्लास का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडेंट, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कराए। यदि आप ये पूरी क्लास शुरू से अंत तक देखते हो तो आप बहुत ही अच्छे यहाँ से प्रश्न बने, कम से कम 6 से 7 प्रश्न तो इजीली बनेंगे और 8 से 10 प्रश्न भी इस क्लास से यहाँ से बन सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि आप मात्र इस एक क्लास को देख लेते हो तो आपका जीके का हाफ पोर्शन से ज्यादा नंबर तो यहीं कवर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी जीके की पोर्शन भी पूरा कंप्लीट हो गया, इन्वायरमेंट का भी हो चुका है, साइंस का भी हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करिए स्टूडेंट, ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए, ठीक है। अब आने वाले सब्जेक्ट की बात करें तो हम हिंदी की आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। या तो हम एक एक पार्ट वाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम पूरे मैराथन लाके भी कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करना है, आपको इनको अच्छे से रिवाइज करिए। अब आपको हम हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करने वाले, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट की क्लास प्रोवाइड करेंगे। समय से एग्जाम से पहले आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और अच्छे से आपको करा जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से रिवाइज भी कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बस ये क्लासेस देखनी, उनको रिवाइज करनी, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ। 3 सब्जेक्ट्स की वैसे भी हो चुकी है, अब हिंदी आएगी, उसके बाद मैथ्स आएगी, उसके बाद इंग्लिश को भी 1 से 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो अच्छे से आप रिवाइज करिए, बस कुछ मत करिए। प्रीवियस ईयर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी हम कवर करके चल रहे हैं। आपको बाहर से प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कवर हो रहा है, ठीक है। यदि आप इन क्लास को देख लेते हो तो प्रीवियस ईयर भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।